इस वीडियो में स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किसी भी देश की आर्थिक नीति के दो प्रमुख भाग होते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति को हम समझा चुके हैं, अब हम बात करेंगे राजकोषीय नीति की। क्या है राजकोषीय नीति, इसकी परिभाषा क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसे भी अवश्य दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि राजकोषीय नीति का ये वीडियो डिग्री कोर्स के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस संपूर्ण ऑडियो आर्टिकल को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकोषीय नीति का अर्थ, जैसा कि इसके शब्द से आभास होता है, राजकोषीय माने राजकोष से संबंधित। और भी सरल शब्दों में कहें तो ऐसी नीति जो सरकारी खजाने से संबंधित हो। अंग्रेजी में इसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यह शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है निजी शाही खजाना। इस शब्द का समानार्थक शब्द है वित्तीय या फाइनेंशियल, इसलिए राजकोषीय नीति को वित्तीय नीति भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में वित्तीय नीति से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसका मतलब राजकोषीय नीति ही है, आपको भ्रमित नहीं होना है। राजकोषीय नीति की परिभाषा, किसी भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य देश का विकास करना है। इस काम के लिए सरकार जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करती है वही राजकोषीय नीति है। बजट राजकोषीय नीति का प्रमुख उपकरण है। बजट कैसे बनता है और इसके प्रमुख घटक क्या है, ये दूसरे वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम राजकोषीय नीति को ही समझने की कोशिश करते हैं। निष्कर्षतः राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार की उस नीति से है जिसमें वह विकास दर बनाए रखने के लिए अपनी आय यानी सार्वजनिक आय और व्यय यानी सार्वजनिक व्यय की योजना बनाती है। अब अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो राजकोषीय नीति सरकार के आर्थिक उपायों का एक पैकेज है जो इसके सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण अथवा सार्वजनिक साख से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, निवेश और व्यय के स्तर को प्रभावित करके साधन उपभोग के कुल मांग स्तर पर प्रभाव की रूपरेखा बनाती है। प्रमुख अर्थशास्त्री उर्सुला हिक्स ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है, राजकोषीय नीति सरकार की उस कार्य प्रणाली से संबंधित है जिसमें वह सार्वजनिक वित्त के प्रमुख तत्वों को अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए उपयोग में लेती है। राजकोषीय नीति के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम महान अर्थशास्त्री जेएम कीन्स के विचार भी जानना चाहेंगे। कीन्स ही वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राजकोषीय नीति के महत्व को रेखांकित किया। कीन्स ने इस धारणा को बदला कि सरकार को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे पहले के अर्थशास्त्री अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन जेएम कीन्स ने कहा कि यदि अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग उत्पन्न करनी है और मंदी से बाहर निकलना है तो सरकार को सार्वजनिक निवेश और व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना ही होगा। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग उत्पन्न करने के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से दखल देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कीन्स ही थे कि उसके बाद सरकारों ने राजकोषीय नीति बनाना शुरू किया और आर्थिक नीतियों को अपने हिसाब से बदलने लगे। राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य, आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना, पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना, संतुलित विकास बनाए रखना, आर्थिक असमानता दूर करना, कीमत स्तर बनाए रखना, भुगतान संतुलन बनाए रखना और विदेशी आय का समुचित स्तर बनाए रखना। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले लक्ष्य, पहला है संसाधनों का समुचित उपयोग। देश में जितने भी भौतिक आर्थिक संसाधन हैं, सरकार उनका संतुलित और अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करती है ताकि देश में विकास दर तेजी से बढ़े। दूसरा है सार्वजनिक आय की प्राप्ति। विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकार धन जुटाती है। इसके लिए वह सबसे पहले करारोपण, शुल्क आदि का सहारा लेती है। फिर भी आय की जरूरत हो तो सरकार ऋण, विनिवेश या नोट छापने जैसे उपाय करती है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि आय से तात्पर्य किसी की व्यक्तिगत आय से नहीं है, सरकारी आय से है।
जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में सार्वजनिक आय कहते हैं। इसी प्रकार सरकार विकास कार्यों पर जो धन खर्च करती है उसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तीसरा है सरकारी खर्च में कटौती और सार्वजनिक उद्योगों के अधिशेष में बढ़ोतरी करना। आपने समाचार माध्यमों में सुना होगा कि सरकार ने खर्च कम करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी, या सरकार ने कर्मचारियों के अनावश्यक भत्तों में कटौती कर दी। यह सब सरकारी खर्च में कटौती के प्रयास हैं। इससे सरकार के राजस्व व्यय में कमी आएगी और जो बचत होगी वह सरकार विकास कार्यों में लगा सकेगी। इसी तरह सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकारी उद्यमों पब्लिक अंडरटेकिंग के राजस्व में वृद्धि का प्रयास करती है। कई बार सरकारी कंपनियों के शेयर निजी क्षेत्र में बेचकर पैसा कमाती है, जिसे विनिवेश कहते हैं। चौथा है निजी बचत। सरकार निजी क्षेत्रों को बॉन्ड जारी करके ट्रेजरी बिल, व्यक्तिगत ऋण आदि के माध्यम से आम लोगों के पास रखी बचतों को बाजार में लाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। पांचवा लक्ष्य है आय की असमानताओं में कमी करना। सरकार रॉबिनहुड का काम करती है। आपने रॉबिनहुड का नाम सुना होगा, एक ऐसा डाकू जो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसा बांटता है। सरकार भी कुछ इसी तरह काम करती है। अमीरों पर आनुपातिक रूप से ज़्यादा टैक्स लगाती है और गरीबों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मदद करती है, जैसे आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर अनुदान देना, सामाजिक पेंशन देना और गरीबी उन्मूलन योजनाएं चलाना आदि। इससे आय की असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय की प्राप्ति का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। और है महंगाई को काबू में करना। हमारे देश में हमेशा महंगाई एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। महंगाई के कारण राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं। इसलिए महंगाई दर, या अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करना राजकोषीय नीति के मुख्यतम उद्देश्यों में से एक है। इसलिए सरकार का हमेशा यह लक्ष्य रहता है कि राजकोषीय घाटे को कम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए और नई बचत योजनाओं की शुरुआत कर वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए। रोजगार में वृद्धि। महंगाई के साथ साथ दूसरा सबसे ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा रोजगार का होता है। सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। आधारभूत संरचना जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली आदि क्षेत्र में निवेश करने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। छोटी औद्योगिक इकाइयों पर शुल्क और कम कर लगाने से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और इससे परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार मनरेगा जैसी योजनाएं चलाती है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार योजना द्वारा तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है। यह सब राजकोषीय नीति का हिस्सा है। संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित विकास से तात्पर्य है देश के जो राज्य या क्षेत्र किसी भौगोलिक या राजनीतिक परिस्थितिवश अन्य राज्यों से विकास में पिछड़ जाएं तो सरकार को वहां आधारभूत ढांचे में ज़्यादा निवेश करके उस क्षेत्र का विकास करना होता है। उदाहरण के लिए अभी सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों और कश्मीर व लद्दाख जैसे इलाकों में तेजी से निवेश कर रही है। वहाँ नदियों में बांधों का निर्माण करने, पुल तैयार करने, रेल लाइन बिछाने, बिजली की लाइनें डालने, नई स्कूलें खोलने, सड़कों का निर्माण करने और औद्योगिक परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। इन सभी को सार्वजनिक व्यय की मदद से किया जा रहा है। भुगतान संतुलन में घाटे को कम करना। कभी कभी सरकार देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देती है। उसी तरह आयात को रोकने के लिए उपायों को भी अपनाया जाता है। इस प्रकार इन संयुक्त उपायों के माध्यम से देश के भुगतान संतुलन में सुधार होता है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी। यह राजकोषीय नीति का मूल मंत्र है। देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करने का प्रयास करती है सरकार, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधरे। राजकोषीय नीति में अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाने की शक्ति होती है। सरकार सारे उपाय इसलिए करती है कि लोगों को रोजगार मिले, उनकी आय में वृद्धि हो, देश का उत्पादन बढ़े और जीडीपी में वृद्धि हो। इन सब के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना जरूरी है। इसके लिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि कर देती है, जिससे उसे सार्वजनिक व्यय के लिए ज़्यादा धन उपलब्ध हो सके। कई बार इसके उलट भी होता है, जैसे करों की दर में कमी करना, ताकि अधिक से अधिक लोग वास्तविक कर जमा करने से प्रेरित हो सके। तो फ्रेंड्स,
अंत में ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश की राजकोषीय नीति उस देश के विकास की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, ये था राजकोषीय नीति के बारे में एक अवधारणात्मक वीडियो। यानी इस वीडियो में हमने राजकोषीय नीति की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझा है। आंकड़ों की बात हम जब कभी वीडियो बजट का बनाएंगे उसमें कर लेंगे। फिलहाल हमने अवधारणा को समझा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक्स।